एग्जाम आने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कोई बात नहीं, खुश हो जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक चैप्टर को सिर्फ 10 मिनट में समझेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया क्लासेस एंड आई एम योर मेंटोर एसओएस स्टडीमेट हिमनिशा गहलोत। आपको बस एक पेज याद करना है और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ मैजिकल ट्रिक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। यही वो पेज है जिसे आपको अच्छे से समझ के लर्न करना है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप इस पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए प्रेजेंटेशन की हेल्प से इन्हीं सारे टॉपिक्स को वन बाय वन समझते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे और ये है इंडेक्स। वन बाय वन हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को अब पढ़ने वाले हैं। Anything that has some mass and occupy space is called matter। मतलब अभी आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ मैटर है, क्योंकि हमारे आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ मास ज़रूर है और उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है। एक्सेप्शंस ऑफ मैटर, लव, हेट, काइंडनेस, जॉय, जो कुछ भी हम फील करते हैं उसे हम मैटर नहीं कहते हैं, क्योंकि उनमें कोई मास नहीं होता है। लाइट और साउंड में भी मास नहीं होता है, ये वेव्स की फॉर्म में होते हैं। द 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से फार अवे होते हैं और गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फार अवे होते हैं। पार्टिकल्स के बीच के ब्लैंक स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये पार्टिकल से मिलके बनते हैं और वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हें नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता है। इनके बीच के ब्लैंक स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। एक कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, लैंग्वेज बना के लिखना है। जैसे कि आप सिर्फ टाइटली पैक्ड की जगह लिखोगे तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। ये अभी ही पढ़ा था, सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं और गैस के पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होते हैं। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, हम इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी शेप का हो जाएगा, इसलिए बट वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं है। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, सॉलिड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लिक्विड हार्ड नहीं होते हैं और गैस नेग्लिजिबल यानी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, इसलिए उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में इंटरमीडिएट यानी नॉर्मल और गैस में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फ्लूइडिटी का मतलब फ्लो करना, बहना, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब दबाना, डेंसिटी का मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब उसके पार्टिकल्स कितने दूर जा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मतलब पार्टिकल्स का मूव होना। इतने पार्ट को अब आप खुद समझना। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? यस, बट हाउ? आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को हम वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन को समझते हैं। जब सॉलिड स्टेट को हीट प्रोवाइड करा के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे फ्यूजन बोलते हैं। सिमिलरली लिक्विड स्टेट को जब हम हीट प्रोवाइड करा के गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इनकी डेफिनेशन को रटने लग जाते हैं, लेकिन आप इनको रटना मत, समझ के फिर याद करना। ये जो एरो दे रखे हैं इनको ध्यान से देखो और डेफिनेशन आप अपने आप ही बना लोगे। गैस को कूल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने को कंडेंसेशन कहते हैं और लिक्विड को कूल करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं।
सॉलिड को जब हीट प्रोवाइड करा के डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। सिमिलरली गैस को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। ये सारे प्रोसेस किसी सर्टेन टेम्परेचर में ही परफॉर्म किए जाते हैं। इनकी डेफिनेशन को आपको इस तरीके से लिखना है। एनसीईआरटी में सब्लिमेशन और डिपोजिशन को एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है और ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको एक बर्नर लेना है, उस पे स्टैंड को रख के मैश को रख देना है और फिर चाइना डिश रखने के बाद में एक फर्नल को उल्टा रख देना है और फिर उसके अंदर रुई ठूस देनी है, मतलब फर्नल को कॉटन से कवर कर लेना है। ये सब करने के बाद में हमको इसमें अमोनियम क्लोराइड डालना है। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर कैम्फर डाला गया है, आप वो भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही बर्नर को ऑन करेंगे तो फनल के अंदर का अमोनियम क्लोराइड बर्न होके वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक के प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है और इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सिमिलरली फनल के कवर होने की वजह से वेपर्स सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसी को हम डिपोजिशन बोलते हैं। Effects of pressure and temperature on different states of matter, मतलब हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करके सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। जब हम एटमॉस्फेरिक गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करके पिस्टन से उसको प्रेस करेंगे तब गैस के पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेशर अप्लाई करके एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे टेम्परेचर का यूज़ करके मैटर के स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, हमें काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन तो पता ही नहीं क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। जब कभी भी पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको डीप में हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लो कि इन पार्टिकल्स को हमने हीट प्रोवाइड करवाई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे और इनके स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि एक आइस है, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कराए तो उसके अंदर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फास्टली मूव होंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि दो बीकर है जिसके अंदर एक में हॉट वाटर और एक में कोल्ड वाटर है। अगर हम इन दोनों में आइस डालें तो हॉट वाटर वाले बीकर में आइस जल्दी मेल्ट होगा, जिससे ये पता चलता है जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके अंदर डिफ्यूजन भी जल्दी होता है। परफ्यूम के पार्टिकल्स जब एयर में मिक्स हो जाते हैं तो उसे भी डिफ्यूजन ही बोलते हैं। लेटेंट हीट, इसको हिडन हीट भी बोला जाता है और ये वाला टॉपिक बच्चों को नहीं समझ आता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर में, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। इस हीट का यूज़ पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए काम आता है। हमें तो कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस समझते हैं। हमने एक भगोला लिया, भगोले में पानी डाला, पानी को गर्म किया। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। अब हम थर्मोमीटर से रीडिंग नोट करेंगे और रीडिंग नोट करने पे हमें ये पता चलता है इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद भी टेम्परेचर सेम रहता है। सो द क्वेश्चन इज वेयर इज द हीट एनर्जी गोइंग। सारी हीट पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चली गई, इसलिए इसको लेटेंट हीट कहा जाता है, मतलब हिडन हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। The amount of heat required solid state to get converted into liquid state at constant temperature, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे और टेम्परेचर भी सेम रहेगा। सिमिलरली जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन बोलेंगे।
जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, लिक्विड बॉयल होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं और लिक्विड फ्रीज होता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये सब सर्टेन टेम्परेचर में ही होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है तो इनको भी अच्छे से लर्न कर लेना। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का यह फॉर्मूला है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस पे ऐसे बेसिक इजी क्वेश्चन ही आएंगे। इवेपोरेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को गैसियस यानी वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बिना बॉयल किए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इसके अंदर हम सरफेस एरिया, विंड स्पीड, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से इवेपोरेशन इन 4 चीज़ों को अफेक्ट करता है। अगर मैं इस ग्लास के वाटर को गिरा दूँ, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दूँ, तो ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। फर्स्ट पिक्चर में विंड स्लोली ब्लो कर रही है और सेकंड पिक्चर में विंड फास्टली ब्लो कर रही है, जिससे ये पता चलता है अगर विंड स्पीड बढ़ा दे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। समर सीज़न में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। विंटर सीज़न में टेम्परेचर बहुत लो होता है, इस वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी लो होता है। गर्मियों में पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इससे ये पता चलता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तब रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस समय एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ ह्यूमिडिटी में इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, बाकी सब में इंक्रीज होगा। डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो जाता है, वेपराइजेशन का फिक्स टेम्परेचर होता है। ये स्लो प्रोसेस है, ये क्विक प्रोसेस है, ये सरफेस पे होता है, ये लिक्विड के अंदर होता है, इसमें बबल्स नहीं होते हैं, इसमें बबल्स होते हैं। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इसमें टेम्परेचर सेम रहता है। हीट सप्लाइड बाय सराउंडिंग, मतलब नेचर से हीट मिलती है। एनर्जी सोर्स, यानी हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी इसको। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जब कभी भी आप परफ्यूम या फिर नेल पेंट रिमूवर यानी एसीटोन का यूज़ करते हो तो आपको ठंडा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उनकी आपस में फाइटिंग होती है और इस दौरान वो एनर्जी अपने सराउंडिंग से लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। इस वजह से सराउंडिंग में हीट एनर्जी कम हो जाती है और हमें ठंडा ठंडा लगता है। एंड नाउ 3, 2, 1 कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 1 पेज एक्सप्लेनेशन और पीपीटी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और वीडियोस डालती रहूं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।